का हम अदा कर सकते हैं, तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था, लेकिन हमने कभी तो विश्व में गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा, जीवन में रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन वो रात ही है, सुबह होना तय होता है। अब आप नरेंद्र मोदी के साथ मेरी बातचीत सुनने वाले हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये मेरे जीवन की ऐसी बातचीत है जो शब्दों से परे है और इसने मुझ पर गहरा असर डाला है। मैं इस बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। आप चाहें तो वीडियो को आगे बढ़ाकर सीधे हमारी बातचीत को सुन सकते हैं। नरेंद्र मोदी की जिंदगी की कहानी बहुत शानदार रही है। उन्होंने गरीबी से लड़ते हुए 140 करोड़ लोगों के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता बनने तक का सफर तय किया है, जहां वे एक बार नहीं बल्कि 3 बार बहुत बड़ी जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। एक नेता के तौर पर उन्होंने भारत को बांधे रखने के लिए कई संघर्ष किए हैं। एक ऐसा देश जहां कई संस्कृतियां हैं और बहुत सारे समुदाय भी हैं। ऐसा देश जिसके इतिहास में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तनाव की कई घटनाएं रही हैं। वे सख्त और कभी-कभी थोड़े विवादित फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं और इसी वजह से करोड़ों लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और कई उनकी आलोचना भी करते हैं। हमने इन सब विषयों पर एक लंबी बातचीत की है। दुनिया में सभी बड़े नेता उनका सम्मान करते हैं और उन्हें शांति के सिपाही और एक दोस्त की तरह देखते हैं। ऐसे देशों के नेता भी उनका सम्मान करते हैं जहां युद्ध चल रहे हैं, चाहे बात अमेरिका चीन की हो, यूक्रेन रूस की हो, या बात इजराइल फिलिस्तीन या मिडिल ईस्ट की हो। उनका हर जगह सम्मान है। आज के इस समय में कम से कम मुझे इस बात का आभास हो गया है कि इंसानियत और इंसानों का भविष्य इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कई जगह युद्ध हो सकते हैं। ये युद्ध देशों से लेकर दुनिया तक फैल सकते हैं। न्यूक्लियर पावर देशों में तनाव बढ़ना, एआई से लेकर न्यूक्लियर फ्यूजन तक के तकनीकी विकास ऐसे बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं जो समाज और भू राजनीति को पूरी तरह से बदल सकते हैं और इससे राजनीतिक और सांस्कृतिक उथल पुथल भी बढ़ सकती है। इस समय हमें अच्छे नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। वे नेता जो शांति ला सकें और दुनिया को जोड़ें, तोड़े नहीं। जो अपने देश की रक्षा करने के साथ साथ पूरी इंसानियत का भला सोचने की कोशिश करें और दुनिया का भी। इन्हीं कुछ बातों की वजह से मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मेरी ये बात आज तक की कुछ सबसे खास बातचीत में से एक है। हमारी बातचीत में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि मैं सत्ता से प्रभावित होता हूं। ऐसा नहीं है, ना ऐसा हुआ है, न कभी होगा। मैं कभी किसी की भक्ति नहीं करता, खासकर सत्ता वाले लोगों की।
मुझे ताकत, पैसे और शोहरत पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये चीजें किसी के भी दिल, दिमाग और आत्मा को भ्रष्ट कर सकती हैं। चाहे बातचीत all capable of good, all capable of evil. Is a form of self-discipline. For me personally, हम एक ही हैं। my strength lies not in my name, but in the backing of मैंने सुना है कि आप भी काफी उपवास रखते हैं। क्या आप उपवास रखने का कारण बताना चाहेंगे? और इस समय आपके दिमाग की क्या स्थिति होती है? पहले तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है कि आपने उपवास रखा और वो भी उस भूमिका से रखा कि जो जैसे मेरे सम्मान में हो रहा हो। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं वो दरअसल जीवन शैली है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की बहुत बढ़िया व्याख्या की है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ, पूजा पद्धति का नाम नहीं है, लेकिन ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की पद्धति है। और उसमें हमारे शास्त्रों में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, मनुष्यत्व को किस प्रकार से ऊंचाई पर ले जाना, इन सारे विषयों की एक प्रकार से चर्चा भी है, और उसके लिए कुछ रास्ते भी हैं, कुछ परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। उसमें एक उपवास भी है। उपवास ही सब कुछ नहीं है। और भारत में कल्चरली कहो, फिलोसॉफिकली कहो, कभी कभी मैं देखता हूं कि एक तो डिसिप्लिन के लिए, मैं अगर सामान्य भाषा में बात करूं या जो हिंदुस्तान को जानते नहीं ऐसे दर्शकों के लिए कहूं, तो जीवन को अंतर्बाह्य दोनों प्रकार के डिसिप्लिन के लिए ये बहुत ही उपकारक है। ये जीवन को घड़ने में भी काम आता है। जब आप उपवास करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे आपने कहा कि आपने 2 दिन से पानी पर रहे हैं, आपकी जितनी इंद्रिय है, खास करके सुगंध की हो, स्पर्श की हो, स्वाद की हो, ये इतनी जागरूक हो गई होगी कि आपको पानी की भी स्मेल आती हो। पहले कभी पानी पीते होंगे तो स्मेल अनुभव नहीं किया होगा। कोई चाय भी लेकर के आपके बगल से गुजरता होगा तो उस चाय की स्मेल आएगी, कॉफी की स्मेल आएगी। आप एक छोटा सा फूल पहले भी देखते होंगे, आज भी देखेंगे, आप उसमें बहुत ही उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यानी आपकी सारी इंद्रिय जो है एकदम से बहुत ही सक्रिय हो जाती है, और उनकी जो कैपेबिलिटी है चीजों को एब्सॉर्ब करने की और रिस्पॉन्ड करने की, अनेक गुना बढ़ जाती है। और मैं तो इसका अनुभवी हूं
दूसरा मेरा अनुभव है कि आपके विचार प्रवाह को ये बहुत ही शार्पनेस देते हैं, नयापन देते हैं। आप एकदम से आउट ऑफ बॉक्स। मैं नहीं जानता हूं औरों का उपवास का यही अनुभव होगा, मेरा है। दूसरा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उपवास मतलब खाना छोड़ देना, खाना न खाना। ये तो हो गया एक फिजिकल एक्टिविटी। कोई व्यक्ति किसी कठिनाई के कारण उसको कुछ खाना नहीं मिला, पेट में कुछ नहीं गया, अब उसको कैसे उपवास मानेंगे? ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। अब जैसे मैं लंबे समय पर उपवास करता हूं, तो उपवास के पहले भी मैं 5-7 दिन पूरे बॉडी को इंटरनली क्लीन अप करने के लिए जितने भी आयुर्वेद की प्रैक्टिसेस हैं, योगा की प्रैक्टिसेस हैं, या हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, उनको करता हूं। फिर मैं कोशिश करता हूं उपवास एक्चुअली शुरू करने से पहले बहुत पानी पीना, मैंने हो सके उतना ज्यादा पानी पीना। तो डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहें, इसके लिए एक प्रकार से मेरा बॉडी रेडी हो जाता है। और फिर जब मैं उपवास करता हूं तो मेरे लिए उपवास एक डिवोशन होता है, मेरे लिए उपवास एक डिसिप्लिन होती है। और मैं उपवास के समय कितनी ही बाहर की गतिविधि करता हूं, लेकिन मैं अंतर मन में खोया हुआ रहता हूं, मेरे भीतर रहता हूं, और वो मेरा एक्सपीरियंस एक बहुत अद्भुत अनुभूति होती है। और ये उपवास मैं कोई किताबों को पढ़ करके या किसी के उपदेश के कारण या मेरे परिवार में अगर कोई कारणसर उपवास चल रहा है तो उन चीजों से नहीं हुआ है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस था। स्कूल एज में हमारे यहाँ महात्मा गांधी की जो इच्छा थी गौरक्षा की, उसको लेकर के एक आंदोलन चलता था। सरकार कोई कानून नहीं बना रही थी उस समय। पूरे देश में एक दिन का उपवास करने का, सार्वजनिक जगह पर बैठ करके करने का कार्यक्रम था। हम तो बच्चे थे, अभी अभी प्राइमरी स्कूल से शायद निकले होंगे। मेरा मन कर गया कि मुझे उसमें बैठना चाहिए, और मेरे जीवन का वो पहला अनुभव था। उतनी छोटी आयु में मैं कुछ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने की इच्छा हो रही है, मैं जैसे कुछ नई एक चेतना प्राप्त कर रहा था, नई एनर्जी प्राप्त कर रहा था। तो मैं, कन्विक्शन मेरा बना कि ये कोई विज्ञान है, जिसको ये सिर्फ खाना न खाने का झगड़ा नहीं है, ये उससे कहीं बाहर की चीज है। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को कई प्रयोगों से अपने शरीर को, मन को गढ़ने का प्रयास किया। तो कैसे एक लंबी प्रक्रिया से मैं उपवास से निकला हूं। और दूसरी बात है कि मेरी एक्टिविटी कभी बंद नहीं होती, मैं उतना ही काम करता हूं, कभी कभी तो लगता है ज्यादा करता हूं। और दूसरा मैंने देखा है कि उपवास के दरमियान मुझे अगर कहीं अपने विचारों को व्यक्त करना है तो मैं आश्चर्य हो जाता हूं, ये विचार कहां से आते हैं, कैसे निकलते हैं। हाँ, मैं बड़ा अद्भुत अनुभूति करता हूं। तो आप उपवास में भी दुनिया के बड़े लोगों से मिलते हैं, आप अपना प्रधानमंत्री वाला काम भी करते हैं, आप उपवास में और कभी कभी 9 दिनों के उपवास में भी दुनिया के एक बड़े नेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसा है कि बड़ा लंबा इतिहास है, शायद सुनने वाले भी थक जाएंगे। एक हमारे यहाँ चातुर्मास की परंपरा है। जब वर्षा ऋतु होती है तो हम जानते हैं डाइजेशन पावर काफी कम हो जाता है, और वर्षा ऋतु में एक टाइम ही भोजन करना है, यानी 24 आवर्स में एक टाइम। और वो मेरा करीब जून मई से शुरू होता है, तो दिवाली के बाद करीब करीब नवंबर आ जाता है। करीब 4 महीना, 4.5 महीना वो मेरी एक परंपरा चलती है, जिसमें मैं 24 आवर में एक बार खाता हूं। फिर मेरा एक
नवरात्रि आता है जो आमतौर पर भारत में सितंबर अक्टूबर में होता है, और पूरे देश में उस समय दुर्गा पूजा का उत्सव होता है, शक्ति उपासना का उत्सव होता है। वो एक 9 दिन का होता है। तो उसमें मैं पूरी तरह सिर्फ गर्म पानी पीता हूं। वैसे मैं गर्म पानी तो मेरा रूटीन है, मैं हमेशा ही गर्म पानी पीता हूं। मेरा पुराना लाइफ ऐसा था कि जिसके कारण एक आदत मेरी बनी हुई है। दूसरा, एक मार्च अप्रैल महीने में नवरात्रि आता है, जिसे हमारे यहाँ चैत्री नवरात्रि कहते हैं, जो अभी शायद इस वर्ष 31 मार्च से शुरू हो रहा है। तो वो 9 दिन मैं उपवास करता हूं। उसमें मैं कोई एक फल एक बार दिन में, यानी 9 दिन के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने पपैया तय किया, तो फिर 9 दिन तक पपैया सिवाय कोई सी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा और सिर्फ एक बार लूंगा। तो वैसा एक 9 दिन का मेरा वो रहता है। तो साल भर में इस प्रकार से मेरा जो सालों से एक परंपरा मेरे जीवन में बन चुकी है, शायद ये मैं कह सकता हूँ 50-55 साल से मैं ये इन चीजों से कर रहा हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दुनिया के बड़े नेताओं से मिले हों और पूरी तरह उपवास पर रहे हों? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप भूखे रह सकते हैं, ये देखकर उन्हें कैसा लगता है? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही हैं। मेरे 2 दिन के उपवास के कारण मेरी सजग रहने की क्षमता, मेरी चीजों की महसूस करने की क्षमता मेरे अनुभव में बहुत बढ़ गई है। मैं पूछ रहा था कि आपको किसी नेता की कहानी याद है जब आपने उनके सामने उपवास रखा? ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होने देता मैं। ये मेरा निजी मामला है, तो मैं इसकी कोई पब्लिसिटी वगैरह, ये लोगों को थोड़ा बहुत पता चलने लगा, ये मैं सीएम पीएम बना उसके बाद ही पता चलने लगा। अदरवाइज में ये मेरा प्योरली पर्सनल मामला रहता है। लेकिन अब जब पता चल गया है तो मैं उसको अच्छे ढंग से, लोगों को कोई पूछता है तो बताता हूं, ताकि किसी को उपयोग हो सके, क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है, किसी को भी काम आ सकता है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही लोगों के लिए। जैसे मेरा प्रधानमंत्री बनने के बाद, और उस समय राष्ट्रपति ओबामा के साथ मेरा व्हाइट हाउस में बायलैटरल मीटिंग था, अब उन्होंने डिनर भी रखा था। तो तब जाकर के दोनों सरकारों के बीच चर्चा चली, और जब ये कहा कि भाई डिनर तो जरूर कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ खाते नहीं है, तो वो बहुत चिंता में थे कि अब ये कैसे उनको, इतने बड़े देश के एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, व्हाइट हाउस आ रहे हैं, और उनको कैसे खाते थे, उनकी चिंता। जब हम बैठे तो मेरे लिए गर्म पानी आया, तो मैंने कहा ओबामा जी से बड़ी मजाक में कहा कि देखो भाई, मेरा डिनर बिल्कुल आ गया है। ऐसा करके मैंने ग्लास उनके सामने रखा। फिर बाद में दोबारा जब मैं गया तो उनको याद था। उन्होंने कहा देखिए, पिछली बार तो उपवास में थे, इस बार आप, उस समय दूसरी बार में जगह था लंच था, इस बार उपवास दइए तो आपको डबल खाना पड़ेगा। आपके बचपन की बात करते हैं। आप एक कम संपन्न परिवार से आते हैं, फिर सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये कई लोगों के लिए एक प्रेरणा वाली कहानी हो सकती है। आपका परिवार भी अधिक संपन्न नहीं था और आप बचपन में एक कमरे के घर में रहते थे। आपका मिट्टी का घर था और वहां पूरा परिवार रहता था। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कम सुविधाओं ने कैसे आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाया? ऐसा है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ, और गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट में वडनगर करके एक छोटा सा कस्बा है। वैसे वो स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है, और वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई। अब ये आज की दुनिया, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे गांव के एक सज्जन थे, वो हमें लगातार स्कूलों में बच्चों को कहते कि देखो भाई, आप लोग कहीं जाएं और कहीं पर भी आपको कोई भी नकाशे वाला पत्थर मिलता है या उस पर कुछ लिखा हुआ पत्थर मिलता है,
कार्विंग की हुई कोई चीज मिलती है तो ये स्कूल के इस कोने में इकट्ठा करो। तो मेरा जरा उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, समझने लगा तो पता चला कि हमारा गांव तो बहुत ही पुराना है, ऐतिहासिक है। फिर कभी स्कूल में चर्चा होती थी तो उसमें से जानकारी मिलने लगी। बाद में शायद चाइना ने एक फिल्म बनाई थी और मैं उस फिल्म के विषय में कहीं अखबार में पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन संग वो मेरे गांव में काफी समय रहे थे, काफी कई सेंचुरीज पहले आए थे। तो बौद्ध शिक्षा का वो एक बड़ा केंद्र था। वो तो मैंने उसके विषय में जाना और शायद 1400 में एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। 12वीं सदी का एक विक्टोरी मॉन्यूमेंट, 17वीं सदी का एक मंदिर, 16वीं सदी में दो बहनें जो संगीत में बहुत बड़ी पारंगत थी, ताना दीदी, यानी इतनी चीजें सामने आने लगी। तो मैं देख रहा था कि फिर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बड़ा एक्सकेवेशन का काम शुरू करवाया। तो एक्सकेवेशन का काम किया तो ध्यान में आया कि उस समय हजारों बुद्ध भिक्षुओं की शिक्षा का एक सेंटर था और बुद्ध, जैन, हिंदू तीनों परंपराओं का वहां प्रभाव रहा था। और हमारे लिए इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं था। हम हर पत्थर बोलता था, हर दीवार कह रही थी कि मैं क्या हूं। और जब हमने ये एक्सकवेशन करने का काम शुरू किया तो जो चीजें मिली इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक उनको 2800 साल की एविडेंस मिले हैं जो बिल्कुल ही अखंड रूप से ये शहर अविनाशी रूप में 2800 हैबिटाट रहा, मनुष्य जीवन वहां रहा है। और 2800 ईयर कैसे उसका डेवलपमेंट, उसका पूरे सबूत प्राप्त हुई है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक वहां म्यूजियम भी बना है लोगों के लिए, खास करके आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बड़ा अध्ययन का क्षेत्र बना है। तो मेरा एक तो मेरा जहां जन्म हुआ उसका अपनी एक विशेषता रही है। और मेरा सद्भाग्य देखिए, शायद कुछ चीजें कैसे होता है पता नहीं, काशी मेरी कर्मभूमि बनी। अब काशी भी अविनाशी है। काशी, बनारस, वाराणसी जिसको कहते हैं, वो भी सैकड़ों वर्षों से निरंतर एक जीवंत शहर है। तो शायद कुछ ईश्वर दत्त व्यवस्था होगी कि मेरे बड़नगर में पैदा हुआ व्यक्ति काशी में जाकर के आज अपनी कर्मभूमि बना करके माँ गंगा के चरणों में जी रहा है। जब मैं अपने परिवार हमारा था, पिताजी थे, माता जी, हम भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, सब लोग बचपन में सब, तो हम छोटे से, शायद ये घर तो ये जगह तो बहुत बड़ी है जहां हम बैठे, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, एक छोटा सा दरवाजा था, वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं पले पड़े। अब विषय आता है गरीबी। वो आज स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में लोग आते हैं उस हिसाब से तो मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था। लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं।